जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। सर आज कोल्ड बहुत है, ये तो बात है भाई, ठंडी बहुत है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि आज जो है बहुत तेज हवा चल रही है। एक बार कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है। ऑडियो वीडियो क्लियर है, बहुत शानदार। ठीक है, हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं शायद भोजपुरी में कि ना माघे जाड़ ना सीते जाड़, जबे ब्यार तबे जाड़। समझ रहे हो? दोबारा से सुनो, ना माघे जाड़ ना सीते जाड़, जबे ब्यार तबे जाड़। कहने का मतलब होता है कि माघ के महीने में भी जाड़ नहीं पड़ती, शीत के करने में भी जाड़ नहीं पड़ती। जाड़ मतलब ठंडी, जब हवा चलती है तभी ठंडी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज जो है बहुत ज्यादा हवा चल रही है। चलो तो बात करते हैं यहाँ पर दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है, और ज्योमेट्री में हम करेंगे सर्कल। सर्कल को लेकर इतनी खतरनाक शीट आप लोगों के लिए बनाई है कि दिल गार्डन गार्डन आप लोगों का हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो दो बहुत ही बेहतरीन शीट आप लोगों को मैंने दिया है सर्कल में, एक ही साथ इकट्ठा दे दिया है, ताकि जो है जिन्हें पहले से आता है वो अपना प्रैक्टिस कर सके और जिन्हें नहीं आता वो वीडियो देख सकें। ठीक है, तो दो शीटें आप लोगों को दी हैं सर्कल में। सर्कल की जो पहली शीट है वो है आप लोगों की थ्योरी की, जिसमें थ्योरी के साथ एक एक एग्जांपल्स मैंने क्लियर अप कराए हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई भी परेशानी होती है, चाहे आपका प्री का पेपर होता है या मेंस का पेपर होता है या कोई भी पेपर होता है, तो आप प्रॉपर तरीके से उस शीट से ही रिवीजन कर सको। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि बच्चे जो है उसको नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, शॉर्ट चीज़ों में रिवाइज करते हैं, तो वो टाइम आपका मैं बचा सकूं, इसलिए जो है मैंने पूरे अच्छे तरीके से टाइपिस्ट को बिठा के, कंटेंट टीम ने जो है पूरा अच्छे तरीके से एक एक एग्जांपल, एक एक थ्योरी के बारे में अच्छे से दिया है। आप अपने स्टडी मटेरियल में जाओ, स्टडी मटेरियल में जाके दोनों शीट को डाउनलोड करो। आपको दिखेगा कि एक आपकी थ्योरी विथ एग्जाम्पल की शीट है और दूसरी जो शीट है दोस्त मेरे, वो है हमारे एक्सरसाइज की। ठीक है, एक्सरसाइज की शीट है हमारी, और एक्सरसाइज में एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल है, साथ में सभी अपडेटेड क्वेश्चन भी हैं जिनको लगाने में आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग कंप्लीट करते हैं। 5 क्लासेस के अंदर हमारा जो सर्कल है वो खत्म हो जाएगा, 1.5 या 2 घंटे की अगर हम क्लास लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से। तो देखिए कुछ ऐसी शीट होगी आप लोगों की, मैंने तो प्रिंट करवा लिया है, आप लोगों भी जो है प्रिंट करवा लेना प्रॉपर तरीके से एक सर्कल की। ये थ्योरी वाली शीट है हमारी। एक एक पॉइंट यहाँ दे रखा है कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस हो गया, सर्कमफेरेंस, सेकंड हो गए, टेंजेंट हो गए। एक एक पॉइंट, हर एक पॉइंट के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कशन है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। प्रॉपर्टी आपको बताई है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर हर प्रॉपर्टी में 2 से 3-4 एग्जाम्पल्स हैं, ताकि उस प्रॉपर्टी को आपको हम क्लैरिफाई करवा सके। तो जो पहली शीट है उसमें कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है कितनी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, 11 यहाँ हो गई, 12 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल 12 प्रॉपर्टीज हैं, और 12 प्रॉपर्टीज के बाद हम पढ़ रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इस तरीके से हमारी खत्म हो जाती है शीट नंबर 1। अब शीट नंबर 1 अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आप जो है एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, धुआं धुआं कर दीजिएंगे, यूं समझ लीजिए। तो ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना, ये थ्योरी वाले पोर्शन को आपको अच्छे तरीके से खत्म करना है, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्कल का, थ्योरी विथ एग्जाम्पल्स वाला सारा ये टॉपिक। ठीक, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि सर्कल होता क्या है, वृत्त क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, अ सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ प्लेन विच लाई एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, सर्कल बनता कैसे है? तो सर्कल भैया सिंपल सा बात है कि अगर ये सभी पॉइंटों को आप जोड़ देते हो, ये सभी पॉइंटों को आप जोड़ देते हो, तो वो क्या बन जाता है, सर्कल। और ये सभी पॉइंटें जो हैं, सभी पॉइंटें ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पर आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और इनको जोड़ दे तो सर्कल बन जाएगा, नहीं। सेंटर, एक पॉइंट से सभी पॉइंटों का फिक्स डिस्टेंस, और ये जितने भी पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट हैं उन सबको जब आप जोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा सर्कल यानी वृत्त। बिंदुओं का वह समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अगर मानो ये हमारा सर्कल है, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे, यानी वो जो निश्चित बिंदु होगा, जो फिक्स पॉइंट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं सेंटर। और जहां से ये जिस दूरी पर होते हैं, ये सभी दूरी समान होती हैं, ये सभी दूरी जो है ये सब के सब समान होती हैं, और इनको हम कहते हैं रेडियस, यानी हिंदी में त्रिज्या कहते हैं।
क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। हिंदी वाले इसको त्रिज्या कहते हैं। तो बीच वाले पॉइंट को कहते हैं सेंटर और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस। द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? तो नीचे वाले को हम यहाँ पर त्रिज्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। अब जहां पर आपका रेडियस आता है तो रेडियस का एक डबल भी होता है, उसको हम कहते हैं डायमीटर। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायमीटर। और रेडियस का डबल जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो डायमीटर का हिंदी क्या होता है? जल्दी से बता दो। डायमीटर का हिंदी क्या होता है? तो अगर हमारा ये जो ओपी रेडियस है, अगर इसी तरीके से ओ से इसी लाइन को कहीं और पर भी हम डाल दें तो वो हमारा ये पूरा लंबा लाइन जो हो जाएगा, एक ऐसा लाइन पूरा का पूरा सर्कल में, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो हमारे पी से लेकर सेंटर तक पास होते हुए दूसरे पॉइंट को टच करे, उसको हम कहते हैं डायमीटर। उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और जो डायमीटर होता है वो हमेशा बराबर होता है रेडियस के 2 गुना के। ठीक है भाई मेरे, रेडियस के 2 गुना के। यहाँ पर रेडियस का अच्छे से पॉइंट आपको कह दिया गया। जैसे साइकिल के स्कोप आप देखते हो, साइकिल चलाते हो और साइकिल में सभी स्पोक होते हैं, वो सभी स्पोक जो होते हैं ना, वो साइकिल के क्या होते हैं? रेडियस होते हैं। आपने देखा है ना, सभी स्पोक की लेंथ बराबर होती है। तो वो जो स्पोक्स जितने भी आपके साइकिल में लगे होते हैं ऐसे, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सर्कल के रेडियस होते हैं। इनको त्रिज्या कहते हैं। और सभी की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। इसके अलावा अगर मान लो कि मैं इस पूरे के पूरे लाइन को जोड़ दूं तो इसको कहते हैं डायमीटर। और हिंदी में मेरे दोस्त कहते हैं इसको व्यास। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। समझ में आ गया बात? चलो आ जाओ, अगला देखो, सरकमफेरेंस। अब ये सरकमफेरेंस क्या है? तो सरकमफेरेंस का मतलब हो गया परिधि। सरकमफेरेंस का मतलब हो गया परिधि। जैसे आपने देखा है स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है? पेरीमीटर होता है। रेक्टेंगल का भी पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का भी पेरीमीटर होता है, तो सर्कल का भी पेरीमीटर होता है। और उसी के पेरीमीटर को हम पेरीमीटर शब्द ना इस्तेमाल करके यहाँ पर सरकमफेरेंस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मानो मैंने आपको कहा था ना कि मेरा बेटा है, मानो उसको जो है दिवाली के दिन लाइटिंग लगानी है, तो मैंने कहा जाओ और बाउंड्री नाप कर आओ कि कितना बाउंड्री जो है तुम्हारा कितने सेंटीमीटर में है। जैसे मानो ये घर हो गया, ठीक है, आपको ये देखना है कि ये जो मेरी दीवार है ये कितने मीटर की है पूरी की पूरी, ताकि उस अकॉर्डिंग मैं लाइट लेकर आऊं और दिवाली के दिन लाइटिंग कर सकूं। तो ये जितना मीटर आएगा वो क्या होगा? उसका पेरीमीटर। उसी तरीके से सर्कल की जो ये बाउंड्री होती है, जैसे एक प्लेग्राउंड है मानो यहाँ पर, ये एक स्टेडियम है, यहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम है, और ये क्रिकेट के स्टेडियम की जो बाउंड्री होगी वो क्या होगी? वो उसकी सरकमफेरेंस होगी। और जिसमें प्लेयर आपके खेल सकेंगे क्रिकेट मैच, ठीक है, जिस फील्ड के अंदर खेल सकेंगे उस फील्ड का हमेशा एरिया होता है। ठीक है, तो फील्ड का हमेशा एरिया होता है और स्टेडियम का हमेशा क्या होता है? पेरीमीटर होता है। इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, तो परिधि का मतलब क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आउटर बाउंड्री, इसकी जो भी लंबाई होगी उसको हम क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। चलो यहाँ पे आ जाओ, अगला बात करते हैं सेकंड के बारे में। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड के बारे में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेकंड क्या है और टेंजेंट क्या है। सेकंड यानी छेदक रेखा। अगर हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ सेकंड इन द गिवन डायग्राम। जैसे मानो यहाँ पर क्या है? एक सर्कल है, एक लाइन है, ऐसे काट के चली गई, तो इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को सेकंड कहते हैं। जो बाहर से अंदर तक काट के चली जाएगी इसको क्या कहते हैं? सेकंड कहते हैं। जैसे PQ एक लाइन थी जिसने सर्कल को A पर और B पर काटा, ये सर्कल को 2 पॉइंट पे काट गया, तो ये क्या होगा? देखो, जो 2 पॉइंट पर काटेगा, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगा, उसको हम कहेंगे सेकंड, उसको हम कहेंगे सेकंड। और एक ऐसा पॉइंट समझना, सर्कल को जो 2 पॉइंट में काटे, 2 भागों में 2 पॉइंट में काट दे, वो सेकंड होता है। और एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करे, उसको टेंजेंट कहते हैं। इसको सेकंड कहते हैं, इसको टेंजेंट कहते हैं। और ये जो बीच में ये जो लेंथ होता है ना, जैसे सेकंड ने इसको काटा और बीच की ये जो लेंथ हो गई, इसको हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट थे हमारे, दोबारा से समझ लो। सेकंड का मतलब हो गया छेदक रेखा। छेदक रेखा वो जो एक रेखा है जो इसको 2 पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच इज वन कॉमन पॉइंट विद द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल दैट इट टचेज ओनली एट वन पॉइंट। सिंपल सी बात है, अगर हमारा ये सर्कल है, एक ऐसा लाइन आया और सर्कल को सिर्फ एक बिंदु पर टच करके चला गया, तो ये PQ को क्या कहेंगे? तो इस PQ को हम टेंजेंट कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा कहेंगे। ये सिर्फ इसको स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, काट नहीं रहा। काटने वाले को छेदक रेखा कहते हैं, काटने वाले को जो है सेकंड कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। टच करने वाले को टेंजेंट कहते हैं, T फॉर टच और T फॉर टेंजेंट। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा कहेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है,
स्पर्श रेखा पे। तो अब स्पर्श रेखा की एक यहाँ से प्रॉपर्टी बन के चली आएगी कि कोई भी टेंजेंट है, जब आप सेंटर से उसको जोड़ोगे ना, तो जो ये रेडियस है और ये जो टेंजेंट है हमेशा कितने का कोण बनाएंगे, हमेशा 90 का कोण बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना, ये बात अच्छे से ध्यान रखना कि R इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, नोट रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इस बात को ध्यान रखना है। ये जो नोट आपके लिए लिखा है कि रेडियस जो होता है वो दोस्त हमेशा क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा हमारे कॉर्ड के, हमेशा रेडियस जो है हमेशा हमारे टेंजेंट के क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। आ जाओ अगला पॉइंट देखो, कॉर्ड के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे अभी सिंह पूछ रहे हैं सर कॉर्ड किसे कहते हैं। कॉर्ड का मतलब होता है दोस्त जीवा। क्या होता है, जीवा होता है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दो एंड पॉइंट हो, जैसे मानो मैंने कहा था ना कि ये हमारा सेकंड है और ये सेकंड जो है छेदक रेखा जो है वो PQ है, लेकिन ये सर्कल को A पर और B पर काटता है। तो जो ये काटता है और सर्कल के अंदर की जो ये लंबाई AB होती है ना, उस AB लंबाई को हम कॉर्ड कहते हैं। उस AB लंबाई को हम क्या कहते हैं, उस AB लंबाई को हम कॉर्ड कहते हैं। यानी ये हमारा हो जाता है जीवा, एक रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु वृत्त के प्रति पे हो। अब यहाँ पर जैसे मानो हमारा एक सर्कल है, तो ये भी हमारा कॉर्ड हो सकता है, ये भी हमारा कॉर्ड हो सकता है, ये भी हमारा कॉर्ड हो सकता है, ये भी कॉर्ड हो सकता है, कोई भी। लेकिन आपके पेपर में पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है। बचपन में पूछा जाता होगा कि यदि ये एक सर्कल है तो सबसे बड़ा कॉर्ड कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा कॉर्ड अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है, ठीक है, व्यास होता है। समझ में आ गई बात। ये बिगेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड, बिगेस्ट कॉर्ड आप कह सकते हो। आपको ये कैसे मदद करेगा ये पॉइंट, तो जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे ना, जब आप क्वेश्चन लगा रहे होंगे तो क्वेश्चन लगाने के समय में आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कहा जाएगा कि सर्कल के सबसे बिगेस्ट कॉर्ड की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो आपको तुरंत पकड़ लेना है कि उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, जीवा हो गया। यहाँ पे डायमीटर के बारे में यहाँ बताया गया है, व्यास जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं आर्क के बारे में कि आर्क क्या होता है, यानी चाप, ठीक है। याद करो बचपन के वो दिन जब आप मम्मी पापा से लड़ाई करके और ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया करते थे, ठीक है, ज्योमेट्री का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लिया करते थे कि भैया हमको प्रकाल दो, कंपास जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। मेरे पड़ोसी के पास भी ऐसा बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, और इस ज्योमेट्री बॉक्स में उसके पास कंपास है, रूलर है, ये है वो है, मुझे भी चाहिए, ठीक है। और क्या करते थे, कंपास के अंदर पेंसिल लगाओगे और पेंसिल लगाने के बाद एक ऐसे एकदम गाड़ोगे बीच में और ऐसे लेके चाप बनाओगे, ऐसे लेकर बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो जो ये चाप बनाते थे ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। कि एक फिक्स सेंटर पे रख लिया और पेंसिल से ऐसे घुमा दिया, वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, आर्क हो जाता है। तो कहा गया एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट, द स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड द लार्जर इज कॉल्ड मेजर। जैसे मानो हमने यहाँ पर कंपास को रखा और इस तरीके से चाप खींचा, तो ये एक छोटा सा पार्ट हो गया सर्कल का। कितना पार्ट हो गया, छोटा सा पार्ट हो गया। बाकी पार्ट कहाँ है, तो नीचे। तो छोटा वाला जो पार्ट होगा, जो आधे से कम पर होगा, जो आधे से कम पर होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे, जो आधे से ज्यादा पर होगा उसको मेजर आर्क बोलेंगे, ठीक है। माइनर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है। चाप हो गया यहाँ पे, तो दो तरीके से, छोटा वाला भाग छोटा चाप कह सकते हो और बड़ा चाप यहाँ पे कह सकते हो। उसी तरीके से सेमी सर्कल क्या होता है, तो देखो जब वो चाप को आप पूरा आधे पर बनाते हो, जब वो चाप को पूरा ऐसे आधे लेकर बनाते हो, तो ये चाप जो है ये पूरा का पूरा क्या करता है, ऊपर वाले सर्कल को आधे में बांट देता है, यानी सर्कल जो है उसको सेमी कर देता है, आधा कर देता है। जैसे पेरीमीटर में सेमी वर्ड लग जाता है तो वो पेरीमीटर का आधा हो जाता है, तो सर्कल में सेमी लग जाता है। सेमी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब करना होता है किसी भी संख्या को आधा, किसी भी चीज को आधा करना। तो सर्कल को अगर आप सेमी बना रहे हो, यानी आप उसको आधे आधे भाग में काट रहे हो, तो आधा पार्ट क्या कहलाएगा, उसका सेमी सर्कल कहलाएगा, ठीक है। आधा पार्ट क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा, आधा वृत्त। तो कहा गया द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जनाब कहते हैं सर सेक्टर बता दीजिए। जनाब शायद आपने शीट नहीं देखा है, आप शीट देखोगे ना तो शीट में हर कुछ है और मैं हर पॉइंट बताऊंगा, चिंता मत करो यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल के बारे में। तो सेंट्रल एंगल कैसे बनता है, जैसे मानिए मैंने कहा यहाँ पर कि ए बी जो है हमारा क्या है, चाप है, यानी आर्क है,
ठीक है। जब हम पॉइंट ए को सेंटर के साथ जोड़ेंगे और जब बी को सेंटर के साथ जोड़ेंगे तो बीच में जो यहाँ पर कोण बनेगा ना थीटा, इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। इसी थीटा को क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं। एन एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। जैसे दिए गए फोटो में ट्रायंगल एओबी जो है वो क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हो एंगल एओबी जो हो गया वो सेंट्रल एंगल हो गया, एंगल हो गया यहाँ पे एंगल एओबी जो हो गया वो क्या हो गया, सेंट्रल केंद्रीय कोण। अब इसी से आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे सर्कल है, ठीक है, और सर्कल में अगर हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल का सेंटर का कोण कितना हो जाएगा, तो सेमी सर्कल में सेंट्रल कोण जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर मानो यहाँ पर हम बात करते हैं ये सर्कल तो है लेकिन क्वार्टर सर्कल की, सेमी की नहीं क्वार्टर की। सेमी का मतलब होता है आधा, क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, यानी यहाँ पर जो ब्लू कलर से बनाएंगे वो हो जाएगा क्वार्टर सर्कल। ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वार्टर सर्कल। और क्वार्टर सर्कल में जो एंगल होगा तो कितना होगा, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 90 डिग्री। थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, उस बात को समझिए। एक सर्कल के सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल बनता है हमेशा कितना बनता है, 360 बनता है। अगर आप सर्कल को आधा करोगे तो कोण भी आधा होगा। अगर आप सर्कल को एक पार्ट में बांटोगे तो ये कोण भी जो है 4 पार्ट में बटेगा। अगर इसको 4 पार्टों में बांटा है तो कोण भी 4 पार्ट में बटेगा। अगर कल के दिन जैसे मानो पिज्जा मंगाया आपने, ठीक है, और पिज्जा में जो है कुल मिलाकर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। मानो यहाँ पर कितने लोग हैं, मान लीजिए 6 लोग हैं, और आपने कहा कि देखो यार 6 लोग हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो आपने पिज्जा को बांटना शुरू कर दिया। तो पूछा यहाँ पर कि बताओ प्रत्येक व्यक्ति को पिज्जा का कितना कोण मिल रहा है। मानो आपसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि पिज्जा को जो है आपने इस तरीके से 4 भागों में मान लो बांट लिया है, ठीक है, 4 भागों में नहीं, इस तरीके से मानो 6 बराबर भागों में आपने पिज्जा को बांटा है। तो हर व्यक्ति को जो है कितने का कोण, हर व्यक्ति को कितने का जो है कोण मिलेगा, आप मुझे ये बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप बोलोगे सर 6 बराबर भागों में बांटे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अगर हम बात करेंगे प्रत्येक सेक्टर में उसके सेंट्रल एंगल की, तो बोलोगे सर 360 कंप्लीट पार्ट का होता है, 6 भागों में बांटे हैं, यानी प्रत्येक पार्ट का कोण आएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो हमेशा ध्यान रखिए सेंटर पर बनता है पूरा का पूरा 180। 2 रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है, 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। और इस केंद्रीय कोण को हम अलग तरीके से विभाजित करते हैं। अगर सर्कल का आधा बोलेगा तो कोण को भी आधा करेंगे, चौथाई बोलेगा 1/4 तो 1/4 भी करेंगे। उसके बाद आता है, एक होता है इंस्क्राइब्ड एंगल। इसके बारे में थोड़ी कम चर्चा होती है लेकिन फिर भी हम ध्यान देंगे। इसको कहते हैं अंतःवृत्त कोण। जैसे क्या हुआ कि एक तो सर्कल के सेंटर के साथ एंगल बन गया और दूसरा सर्कल में कहीं और पर भी एंगल बन सकता है कि व्हेन 2 chord have one common end point then the angle included between these chord, ठीक है, these chord at the common point is called inscribed angle। जैसे मानो मैंने यहाँ पर कहा, छोटा सा पॉइंट हमने आपको समझाया, आप समझिएगा कि ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, और इस सर्कल में कहानी क्या है, इस सर्कल में कहानी बड़ी छोटी सी है कि जैसे क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि जैसे मानो ये हमारा सेंटर है, हो गया हमारा सेंटर, कोई दिक्कत की बात, हमने इसको, ठीक है, हमने यहां पर क्या किया, तो हमने यहां पर एक ऐसा कोण बना दिया, ठीक। दूसरा जो है हमने यहां पर जो कोण बनाया है वो हो सकता है कि हम ऐसे भी बना दें, जरूरी नहीं है कि ये सेंटर से पास करे, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, बट आप इसको कर सकते हो ऐसा। दूसरा हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने इस पॉइंट को यहाँ से उठाया और मानो यहाँ पर रख दिया। इस तरीके से करके हम बहुत सारे पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कोण बनाते हैं ना, इनके आपस में जो ये कोण बनता है, जो ये थीटा यहाँ बनता है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, तो यही कहा गया इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं, अंदर का कोण। अब एक और बात को आपको आगे चलकर प्रॉपर्टी के फॉर्म में पढ़ाएंगे कि जब यही एक कॉर्ड है और इस कॉर्ड से यहां पर एंगल बनाए हो और इसी कॉर्ड से यहां पर एंगल बनाए हो, तो दोनों का जो थीटा होगा वो क्या होगा, समान होगा। दोनों का जो थीटा होगा क्या होगा, समान होगा। आप इसको आसान भाषा में समझो कि आपको हमने एक सर्कल दिया, हमने कहा ये आपका कॉर्ड क्या है, ए बी है, हमने कहा ये आपका कॉर्ड ए बी है। मुन्ना बोला ठीक है सर सर्कल मिल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इसको यहां पर टच करवाते हो, आप इसको यहां पर टच करवाते हो, आप इसको यहां पर टच करवाते हो, लेकिन स्टार्ट हमेशा ए से होगा, खत्म हमेशा बी पर होगा। भले ये सर्कल को अलग अलग पॉइंट पर टच करे, पी पर, क्यू पर, आर पर, हमेशा जो इनके बीच में जो कोण बनेगा ना, वो सब के सब क्या होंगे, बराबर होंगे। ये सर्कल की एक और प्रॉपर्टी कहलाती है कि एक कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर हमेशा बराबर का एंगल बनाता है।
एक कॉर्ड सर्कल के परिधि पर, ठीक है, एक कॉर्ड, ठीक है, सर्कल के परिधि पर कितना बनाता है, तो हमेशा बराबर का एंगल बनाता है, ध्यान रहेगा यहाँ पे। एक जीवा सर्कल के परिधि पर, एक कॉर्ड सर्कल के सरकमफेरेंस पर बराबर का कोण बनाती है। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छे भाई। अब देखो अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मेजर ऑफ एन आर्क, तो बेसिकली इट इज द सेंट्रल एंगल फॉर्म बाय आर्क। आर्क के बारे में पता है कि चाप को कैसे मापा जाए। आप ये कह सकते हो कि सर ये सर्कल का रेडियस है, आप ये बता सकते हो कि सर ये हमारा थीटा है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो चाप है, इस चाप के बारे में बताओ कि इस चाप की लंबाई कितनी होगी, तो चाप की लंबाई को आप कैसे बताओगे। जैसे मैंने इस सवाल में आपको कह दिया कि कोण बन रहा है 60 डिग्री का और रेडियस जो है वो 5 है, तो बताओ यहाँ पर पी क्यू का मान कितना होगा। तो चाप कैसे बताओगे ये बताओ। चाप का मान बताने के लिए क्या करोगे, तो बहुत आसान काम है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बातें लिखी गई हैं। चाप के लिए हमारा सीधा का सीधा फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है याद रखो। ये थीटा अगर हमारा मानो है, इसको हम कहते हैं रेडियस है, और ये हमारा लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस है, तो सीधा का सीधा रिलेशन दे सकते हैं थीटा बराबर एल अपॉन आर। थीटा बराबर एल अपॉन आर। यहाँ पर थीटा को हमें रेडियन में लिखना होगा, हमें रेडियन में लिखना होगा, इस बात को ध्यान रखो कि थीटा बराबर, और ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, और ये आर क्या हो जाएगा हमारा, रेडियस हो जाएगा। अनु जायसवाल कहते हैं आई हैव परचेज दिस कोर्स रिसेंटली। बहुत अच्छे भाई अनु, स्वागत है दोस्त आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, दूसरे के अंदर तीसरा सर्कल, तीसरे के अंदर चौथा सर्कल, तो ये सभी सर्कल जो एक के अंदर एक बनते जाएंगे तो उनको कहेंगे कॉन्सेंट्रिक। इसकी जरूरत कहां पर पड़ेगी, जब मेंसुरेशन पढ़ोगे, और मेंसुरेशन में ऐसा कहा गया होगा कि दो सर्कल हैं, दो सर्कल नहीं है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एक की रेडियस 5 है, दूसरे की रेडियस 3 है, तो उनके सरकमफेरेंस के बीच में बताओ डिस्टेंस कितना होगा। एग्जामिनर कोई फोटो नहीं देगा, कुछ और बातें करेगा नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस हमारी 5 है, दूसरा उसके अंदर है जिसकी रेडियस 3 है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कॉन्सेंट्रिक का होता क्या है, अगर हम कॉन्सेंट्रिक की बातें क्यों करें, परिभाषा के ऊपर जाएं, तो कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि एक ही सेंटर से बनाए गए अनंत सर्कल, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। जैसे मानो मैंने इसको सेंटर बनाया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये सभी के सभी सर्कल जितने भी छल्ले बनते हैं यहाँ पे, वो सभी के सभी क्या हो गए यहाँ पर, तो सभी के सभी अच्छे तरीके से हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही कह सकते हैं कि सर्कल हैविंग द सेम सेंटर एट अ प्लेन आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इन द गिवन डायग्राम देयर आर 2 सर्कल विथ रेडियाई r1 r2, सब कुछ लिखा गया, सन केंद्रीय वृत्त, ठीक है। राज कहते हैं मल्टीपल डिडक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। राज भाई आपको कौन बोला है कि अपनी आईडी किसी और के साथ शेयर करके वीडियो को देखो। आईडी एक लेकर 2-2 लोग देखोगे तो आईडी ब्लॉक भी हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। समझ में आ गया बात, बहुत अच्छी बात है। अब अगला सवाल जरा देखो, अगला सवाल क्या है हमारा। अगला सवाल हमारा कहा गया है कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आपने ट्रायंगल पढ़ा है, और ट्रायंगल में आपने क्या पढ़ा कि यदि हमारे ये 2 ट्रायंगल हैं और ये 2 ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इनका और इनका एरिया क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। इनके साइड भी बराबर होते हैं, इनके एंगल भी बराबर होते हैं। उसी तरीके से अगर आप 2 सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कह रहे हो, यानी एक का जुड़वा कौन होगा, दूसरा होगा। जितनी रेडियस इसकी होगी उतनी ही रेडियस दूसरे की होगी, जितनी सरकमफेरेंस इसकी होगी उतनी ही सरकमफेरेंस इसकी होगी, जितनी एरिया इसकी होगी उतनी ही एरिया इसकी होगी। हर एक बात एक दूसरे से सिमिलर मिलता रहेगा। यानी कॉन्ग्रुएंट सर्कल वो होते हैं जिनका प्रत्येक चीज जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए अगला देखें। यहाँ पे फिर बात करते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में, ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में क्या है, तो जैसे कि आपने आर्क को देखा, आर्क आपने देखा, आर्क क्या होता है, जैसे मानो एक सर्कल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया कि ये हमारा माइनर आर्क हो गया, छोटू आर्क हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, बड़ा आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया। अगर इन आर्क को हम जोड़ दें, अगर हम इन आर्क को जोड़ दें तो एक सर्कल को ये ब्लू वाले पार्ट में बांटेगा
और दूसरा वाला जो है इसको बड़े वाले पार्ट में बांटेगा। तो माइनर आर्क जो है वो माइनर सेगमेंट बनाता है और मेजर आर्क जो है वो मेजर सेगमेंट बनाता है। सेगमेंट का मतलब अपनी अपनी हिस्सेदारी। जैसे यहाँ पर मानो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी 5 सेंटीमीटर, तो ये 3 के हिसाब से अपना क्षेत्रफल बनाएगा, अपना सेगमेंट बनाएगा, और 5 वाला अपना क्षेत्रफल बनाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? जैसे पॉइंट P और Q है, तो ये जो नीचे वाला सेगमेंट होगा ना, ये पूरा एरिया, इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाले पूरे के पूरे क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। द कॉर्ड डिवाइड अ सर्कल इनटू 2 रीजन, दीज 2 रीजन्स आर कॉल्ड सेगमेंट। याद रखो, फिर से समझो, जिस तरीके से सर्कमफेरेंस अलग होता है और एरिया अलग होती है, उसी तरीके से आर्क अलग होता है, सेगमेंट अलग होता है। आर्क की बात करोगे तो ये माइनर आर्क है, ये PQ की जो लंबाई है ये आर्क है, लेकिन अगर सेगमेंट की बात करोगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये माइनर सेगमेंट है। यानी अगर हम बात करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज माइनर आर्क, ये माइनर आर्क है। और ये हरे वाले की बात करोगे तो बोलोगे सर ये माइनर सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज से टूट के निकला होता है। जैसे मानिए कि आप जो है अपने पिता के, अपने फैमिली के सेगमेंट हैं, एक ब्रांच है। ठीक है, उसी तरीके से चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स सर्कल पे हों। और फिर उसके बाद साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आपको अलग से प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे कि यहाँ पर जैसे सभी का 360 तो होता ही है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। साइक्लिक के ऊपर अलग से हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? एक वृत्तीय चतुर्भुज। एक सर्कल बना दिया और सर्कल के अंदर एक पॉइंट यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया, तीसरा यहां हो गया, चौथा यहां, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके चारों पॉइंट, इस क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के चारों पॉइंट इस सर्कल के परिधि यानी सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। तो उसको हम यहां पर कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर ही स्थित हो तो एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। प्रिंस कुमार कहते हैं सर इट वाज द टफेस्ट चैप्टर फॉर मी बट राइट नाउ आई एम गेनिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। सर्कम सर्कल आपको बताया है, आप मुझे बताओ परिवृत्त के बारे में आपको बताया है। क्या बताया है? कि कोई भी दुनिया का पॉलीगन हो, ठीक है, कोई भी दुनिया का पॉलीगन हो, अगर उसके बाहर कोई सर्कल है, आप ऐसे कह लो कि कोई भी सर्कल है वो अपने अंदर या तो एक ट्रायंगल को समेटे हुए है, या फिर वो एक स्क्वायर को समेटे है, या एक हेक्सागन को भी समेटे हुए, किसी को भी समेटे हुए है, तो वो हमेशा सर्कल क्या कहलाएगा? जैसे मानो ये कवच हो गया, ठीक है, पॉलीगन लोग अलग अलग आते हैं। एक हमारा आ जाता है जैसे मानो एक ट्रायंगल आता है, एक स्क्वायर आता है, मान लो कल के दिन यहाँ पर एक हेक्सागन भी आ जाता है। ये लोग कहते हैं यार हम लोगों की अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग हैं, यार हमें सुरक्षा दो, हमें जो है थोड़ा सा सुरक्षा प्रदान करो, हमारा घेराबंदी करो, हमें थोड़ा सा बाहर के लोगों से बचाओ। तो सर्कल आता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बाहर लग जाता हूँ और मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सुरक्षा देता है यहाँ पे। तो ये जो बाहर से इसके जो कवच लगता है ना, तो ये बाहर वाले सर्कल को हमेशा क्या कहते हैं? बाहर वाले सर्कल को, ये बाहर वाले सर्कल को हमेशा कहते हैं सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल। लेकिन कंडीशन सर्कम सर्कल की एक ही होती है कि उसके अंदर एक क्या होना चाहिए? तो उसके अंदर एक पॉलीगन होना चाहिए। और वो किसका सर्कम सर्कल कहलाता है? तो वो इस अंदर वाले पॉलीगन का सर्कम सर्कल कहलाता है। यानी ये जो सर्कल है इस ABC ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है, ABC ट्रायंगल का सर्कम सर्कल है। अगर अंदर स्क्वायर होता तो उस स्क्वायर का ये सर्कम सर्कल कहलाता, अगर अंदर हेक्सागन होता तो उस हेक्सागन का सर्कम सर्कल कहलाता। यानी जो उसको बाहर से कवच देता है, ठीक है, वो सर्कम सर्कल होता है, उसके ऊपर होता है, बाहर होता है, ये पहले बता रखा है। अब यहां पर अगर आप बात करोगे ना, तो जैसे सर्कल का जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है, वहां से जो ये पॉलीगन आपने बनाया है, चाहे ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, हेक्सागन हो, तो सर्कल के सेंटर से उस पॉलीगन के वर्टेक्स तक की दूरी को उस सर्कल का क्या कहते हैं? तो उस सर्कल का रेडियस कहते हैं। और अगर सर्कल को सर्कम सर्कल कह रहे हैं तो उसके रेडियस को सर्कम रेडियस कहेंगे। ठीक है, सर्कल को अगर सर्कम सर्कल कह रहे हैं तो उसके रेडियस को सर्कम सर्कल कहेंगे। जैसे मानो कल के दिन क्या होता है, एक हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और एक स्क्वायर को बाहर से हमने क्या कर दिया? एक सर्कल से घेराबंदी कर दी, तो इसके सेंटर से यहां तक की दूरी हमेशा सर्कम रेडियस कहलाएगी। उसी तरीके से हमने दोस्त क्या बना दिया? हेक्सागन बना दिया, और हेक्सागन को ऐसे ढक दिया, तो इसके सेंटर से हेक्सागन के साइड के सभी जो होगा वो क्या होगा? सर्कम रेडियस कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखो। तो इसीलिए O से लेकर A, O से लेकर B,
ओ से लेकर सी, ये तीनों के तीनों सरकम रेडियस कहलाएंगे और सरकम रेडियस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं इन सर्कल के बारे में। गुलशन कुमार कहते हैं सर पटना आओ आप कभी, आपसे मिलने को बेताब है पूरी लाइब्रेरी है। मिल लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलो, अब जिस तरीके से मानो क्या होता है कि यहां पर आपने देखा कि कोई भी पॉलीगन को कौन कवच दे रहा है, तो कोई भी पॉलीगन को कवच एक तरीके से शील्ड जो है वो सर्कल दे रहा है। तो एक बार क्या होगा कि हो सकता है सर्कल के ऊपर भी अटैक हो जाए। ठीक है, तो बेचारा सर्कल कहां जाएगा, तो सर्कल जाएगा उस पॉलीगन के पेट के अंदर। जैसे मानो कि क्या हुआ कि सर्कल के ऊपर अब अटैक हो गया, अब सर्कल अलग अलग लोगों के पास जा रहा है, सभी से सहायता मांग रहा है। ट्रायंगल को बोला भाई तू मुझे सपोर्ट कर दे, स्क्वायर को बोला भाई तू मुझे सपोर्ट कर दे। ठीक है, इसी तरीके से जानो मानो हेक्सागन को बोला कि भाई तू मुझे सपोर्ट कर दे। तो सब ने कहा एक वक्त था जब तुम हमें सपोर्ट किया करते थे, आज एक वक्त है कि तुम्हें सपोर्ट चाहिए, तो हम बिल्कुल तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एक काम करो, अब बाहर से हम तुम्हें कवच देंगे, तुम हमारे अंदर आ जाओ, तुम हमारे क्या आ जाओ, अंदर आ जाओ। तो अब सर्कल बाहर से अंदर आ चुका है। जब वो बाहर होता था तो उसको हम सरकम सर्कल कहते थे, और उसकी रेडियस को कैसे निकालते थे, तो उसके सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी। अब जब वो सर्कल अंदर आ जाएगा तो उसको हम इन सर्कल कहेंगे। इन सर्कल वो सर्कल होता है जो किसी भी पॉलीगन के अंदर होता है। और अब अगर इस सर्कल के रेडियस को निकालना होगा ना, तो हमेशा इसके सेंटर से साइड वाली दूरी जो कहलाती है वो रेडियस, सेंटर से साइड पे, सेंटर से साइड पे यही इसकी रेडियस कहलाएगी। दोस्त इस बात को ध्यान रखो। तो जब वो बाहर रहेगा तो सेंटर से वर्टेक्स वाली दूरी को क्या कहेंगे, सरकम रेडियस कहेंगे। और जब यहां पर वो अंदर होगा, जब यहां पर वो सर्कल अंदर होगा, वहां से जो साइड की दूरी होगी वो हमारी इन रेडियस कहलाएगी, और वो सर्कल हमारा इन सर्कल कहलाएगा। ठीक है, अंतःवृत्त कहलाएगा, और उस त्रिज्या को हम अंतः त्रिज्या कहेंगे। क्लियर हो गया मेरी बात, यहां पे पॉइंट क्लियर है। अब जरा अगला पॉइंट को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहा गया है कि दो आर्क ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर डिग्री मेजर, इसको हटाओ यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। आ जाओ, दूसरी बात हमारा आता है कॉमन कॉर्ड करके। कॉमन कॉर्ड क्या होता है, जैसे बहुत बार आपने एग्जाम में ऐसा समझा होगा कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। जैसे आपसे ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट परिभाषा के फॉर्म में दिया जाएगा। क्यों हम आपको फोटो के थ्रू समझा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस पॉइंट को क्या कहते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम कहां होगी, जब एग्जामिनर आपको भाषा के फॉर्म में सवाल दे देगा और आपसे फोटो नहीं बनेगा, फिर आप इस बात से परेशान होगे सर फोटो नहीं बन रहा है। ठीक है, तो फोटो बनाने के लिए एक एक पॉइंट का क्लियर होना जरूरी है। वो सेकंड बोलेगा, छेदक रेखा बोलेगा तो छेदक बनाएंगे, टेंजेंट बोलेगा, स्पर्श बोलेगा, स्पर्श बनाएंगे। ठीक है, जीवा बोलेगा तो जीवा बनाएंगे, जो बोलेगा वही बनाएंगे हम। ठीक है, अब जैसे मानो आपका एग्जामिनर कहता है कि आपके पास दो सर्कल है, एक की रेडियस 5 है, दूसरे की रेडियस जो है वो 3 है। ठीक है, कोई समस्या की बात, आप मुझे जो है उनके बीच की दूरी बताओ, यानी कॉमन कॉर्ड की दूरी 10 सेंटीमीटर है। और इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। राज कह रहे हैं सर मेरा एनडीए क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है राज, मुबारक हो आपको। ठीक है, हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपको आपके एसएसबी के लिए, और दुआ करेंगे भगवान से कि आपका जरूर एसएसबी में सिलेक्शन हो और आप एक बहुत अच्छे पद पर चयनित हो मेरे दोस्त। ठीक है, देश की आप सेवा करें और बहुत नेक इंसान, बहुत काबिल इंसान बने। ऐसे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों का ऐसे ही सिलेक्शन आता है। तो किसी का हरियाणा पुलिस में होता है, किसी का बिहार पुलिस में होता है, किसी का यूपी में होता है, और बड़ा मजा भी आता है। चलो यार, अपने जो है स्टूडेंट हैं हर डिपार्टमेंट में, हर स्टेट में है। बढ़िया तरीके से जो दुआ है राज आपके लिए है कि आप एनडीए में बढ़िया तरीके से जो है एसएसबी देने जाएं और कभी हमें याद भी रखें। चलो आ जाओ, बात करते हैं कॉमन कॉर्ड की बात करते हैं। तो मैंने जैसे कि कहा कॉमन कॉर्ड क्या होता है। अब आप मुझे बताओ एक ऐसा कॉर्ड जो इसमें भी आ जाए और वही कॉर्ड जो दूसरे वाले के लिए भी हो। जैसे बात करेंगे इस सर्कल का कॉर्ड तो ये भी है, इस सर्कल का कॉर्ड ये भी है, इस सर्कल का कॉर्ड ये भी है। उसी तरीके से इस सर्कल के भी बहुत सारे कॉर्ड होंगे, लेकिन एक ऐसा कॉर्ड, एक ऐसा जीवा जो दोनों में कॉमन हो। जैसे मानो मैंने यहां पर इसको खींचा है, तो ये जो है इस सर्कल का भी कॉर्ड कहलाएगा और यही वाला जीवा इस सर्कल का भी कॉर्ड कहलाएगा। तो एक ऐसी जीवा जो दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड का काम करे, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन काम करे, उसको कहते हैं हम कॉमन कॉर्ड। उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन कॉर्ड कहते हैं। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन दे आर कॉल्ड कॉमन कॉर्ड। तो आ जाइए, हमारा जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हमने थोड़ा सा पढ़ लिया है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ध्यान रहेगा तो ज्योमेट्री में किंग कहलाओगे, प्रॉपर्टी ध्यान नहीं रहेगा तो बड़ा मुश्किल में आ जाओगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहा है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में बड़े अच्छे तरीके से एक बात कही है
इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल सबस्टेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। और सिर्फ इक्वल एंगल नहीं करेंगे, जैसे मानिए हमने आपको ये कहा कि हमने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, हमने क्या बना दिया, यहाँ पर सर्कल बना दिया, समझिएगा मेरी बात को। और हमने सर्कल जब बना दिया यहाँ पे, तो सर्कल में क्या हो गया कि एक कॉर्ड इसका यहाँ पे था, दूसरा कॉर्ड हमारा यहाँ पर था। मानो इस कॉर्ड का जो लंबाई है, ठीक है, ये जो दोनों के दोनों आमने सामने हैं, ये हमारा कॉर्ड है ए बी, और दूसरा हमारा कॉर्ड कौन सा है, सी डी नाम का कॉर्ड है। सेंटर यहाँ पर है, तो जब सेंटर है और जब हम इसको मिलाएंगे तो हम ये कहेंगे कि यदि हमारा ये वाला वैल्यू हमारे इसके वैल्यू के बराबर है, तो आप मुझे खुद बताओ, ठीक है, आप मुझे खुद बताओ, जब हम इन दो ट्रायंगल में सिमिलैरिटी स्थापित करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ये वाला इसके बराबर, ये रेडियस इसके बराबर, ये रेडियस इसके बराबर, मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। जब सर्वांगसम हो जाएंगे तो ये वाला थीटा इसके बराबर हो जाएगा, ये थीटा इसके बराबर हो जाएगा, और बीच वाला दोनों के बराबर। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, बराबर। यानी जब दो कॉर्ड हमारे ऐसे बराबर हो जाते हैं ना, तो इनके द्वारा बना जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, और ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। इसके एरिया भी जो कहलाएगा ना, इसका जितना एरिया बनेगा ना उतना ही एरिया इसका भी बनेगा, इस बात को ध्यान रखो हर एक बात। क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके साइड बराबर होते हैं, उनके एंगल बराबर होते हैं, उनका पेरीमीटर बराबर होता है, उनका एरिया, हर कुछ बराबर होता है। तो अगर यहां पर बस जरूरत क्या थी, ये वाला इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, एक और साइड आ जाता, तीनों साइड बराबर, तो हमारा एंगल भी बराबर, कॉन्ग्रुएंट हो गया, बस बात खत्म। तो बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, बीच में जो एंगल बनेगा वो हमेशा, इस बात को ध्यान रखो, क्या बनेगा, तो बराबर बनेगा ये दोनों कोण। इसी के ऊपर ये बात कही गई है। दूसरा प्रॉपर्टी आपसे क्या कहा गया वो देखो, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। उल्टा कहा गया है। अब उल्टा आपसे ये कहा गया है कि यदि ये दोनों कोण बराबर हैं, समझिएगा मेरी बात को, पीछे ये कहा गया था आपसे, पीछे ये कहा गया था कि यदि ये जो दोनों जीवाएं हैं ये बराबर हो जाएंगी तो ये कोण बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कहा गया कि यदि ये कोण बराबर होंगे तो ये जीवाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मानो एक कॉर्ड हमारा ए बी है, दूसरा कॉर्ड हमारा सी डी है, कहा गया ये दोनों कोण बराबर हैं, तो ऑटोमेटिक ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी के। ऑटोमेटिक ए बी और सी डी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इसमें पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहा है जरा वो देखो। सवाल में आपसे ये कहा गया है इक्वल कॉर्ड। अब मानो एक सर्कल की बात नहीं हो रही है, अब मैंने कहा दो अलग अलग सर्कल बना देते हैं, तो हमने कहा ठीक है, एक सर्कल यहाँ पर C1 है, दूसरा सर्कल हमारा C2 है। अभी आप ये पढ़ रहे थे कि यदि एक ही सर्कल के अंदर दो अलग अलग कॉर्ड हो, एक कॉर्ड ऐसे हो, दूसरा कॉर्ड ऐसा हो, तो यदि हमारे ये दोनों के दोनों कॉर्ड बराबर होते हैं तो ये बराबर का कोण बनाते हैं। उसी तरीके से अब हमने ये पढ़ा कि यदि हमारे दो सर्कल होते हैं, ठीक है, और इस सर्कल का कॉर्ड ए बी है और दूसरे वाले का कॉर्ड पी क्यू है, यदि ये दोनों कॉर्ड बराबर होंगे तो इनके द्वारा बनाया गया जो कोण होगा वो भी बराबर होगा, चाहे ये सर्कल छोटा क्यों ना है, चाहे ये सर्कल बड़ा क्यों ना है। जैसे आपको हम और विजुअलाइज करवाते हैं, मानिए यहाँ पर ये छोटा सर्कल है और यहाँ पर क्या है, ये बड़ा सर्कल है। एक छोटा पिज्जा हो गया, एक बड़ा पिज्जा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये जो रेडियस है या यहाँ जो कॉर्ड है और ये सेंटर का है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी ए बी करके, ठीक है। यदि इसका ए बी और ए बी दोनों के दोनों बराबर हैं तो जहां पर भी ये बना रहे होंगे ना, यहाँ पर जो इसका कोण होगा वहीं इसके कोण के बराबर होगा। तो दो अलग अलग सर्कल में कहा गया कि इक्वल कॉर्ड ऑफ टू इक्वल सर्कल। अच्छा, इक्वल सर्कल की बात कही गई है, दो अलग अलग सर्कल नहीं। इक्वल कॉर्ड ऑफ टू इक्वल सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सेंटर पर क्या करेंगे, बराबर बनाएंगे। दो सर्कल हैं, सेम तरह के हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, तो यदि इनका कॉर्ड बराबर होगा तो इनका जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये कहा गया है द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ इक्वल सर्कल एट द सेंटर आर। ये बात है, उल्टा है कि यदि आपका जो है एंगल बराबर है, ठीक है, यदि आपका ये दो सर्कल में एंगल बराबर है तो इनका कॉर्ड बराबर होगा, और पीछे ये पढ़ा था कि यदि कॉर्ड बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, तो एक एग्जाम्पल है, सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। कहा गया है कि ए बी और सी डी जो है वो दो कॉर्ड हैं सर्कल के, इस तरीके से कि वो दोनों के दोनों कॉर्डों की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारा 4 सेंटीमीटर है। यदि ओ उस सर्कल का सेंटर है तो एओ बी माइनस सीओ डी की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, देखिए,
ठीक है। सवाल में हमसे कहा है कि एक सर्कल है, तो सबसे पहले बना दो यहाँ पे सर्कल, कोई दिक्कत की बात। ए बी और सी डी नाम के उसके दो कॉर्ड हैं, दो क्या हैं, जीवाएं हैं, और इस प्रकार हैं कि वो दोनों जीवाएं जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है। और रेडियस हमारी कितनी है, 4 है। तो हमने कहा ठीक है, हम दो जीवा बना देते हैं। एक जीवा मान लो यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक है, एक जीवा हमने मानिए यहाँ पर ऐसे बना दिया, दूसरी जीवा को हमने ऐसे बना दिया, दोनों को अलग अलग बना दिया। ये हमने बीच में सर्कल के सेंटर को रख दिया, ठीक है, ये हमने बीच में सर्कल के सेंटर को रख दिया। जीवा की लंबाई कितनी है, तो कहा गया है दोनों जीवाएं हमारी बराबर हैं, यानी 5 और 5 के हैं। सवाल में रेडियस दिया गया है, यानी ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है हमारा, ये भी 4 है। तो उसके बाद हमें कहा गया है कि यदि ओ सेंटर है तो एओ बी और सीओ डी का, ठीक है, यहाँ पर यदि ओ सेंटर है, एक हमारा ये हो गया और ये हमारा हो गया, तो एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, यानी ये दोनों कोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, आप मुझे बताओ यहाँ पे, ठीक है। दोनों कोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, आपसे पूछा गया है। आप मुझे खुद बताओ, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो बोलोगे हाँ। क्यों बराबर होगा, यदि इनके कॉर्ड बराबर होते हैं, यदि इनके कॉर्ड बराबर होते हैं तो इनके एंगल बराबर होते हैं। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, इन दोनों का अंतर 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग देखते चलना कि सवाल आप लोगों से कैसे धड़ाधड़ बनते चलेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ोगे सवाल बनेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 में क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी 1 में ये पढ़ा कि यदि कॉर्ड की लंबाई बराबर होती है तो कोण बराबर का बनता है, या अगर कोण बराबर होते हैं तो कॉर्ड की लंबाई भी बराबर होती है। वो चाहे एक खुद के सर्कल में हो, ठीक है, जहां पर दो अलग अलग कॉर्ड दे दिए गए हों, या दो समान तरह के सर्कल हो, दो समान तरह के वृत्त हों और उनका कॉर्ड दिया गया हो, ठीक है। आ जाओ फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। प्रॉपर्टी नंबर 2 को अपने कॉपी में देखिए। कहा गया है कि यदि आपके दो कॉर्ड हैं किसी सर्कल के और वो इक्वल हैं, तो उनका जो करस्पॉन्डिंग आर्क होगा ना, जैसे मानो मैंने कहा ये मेरा एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक कॉर्ड यहां बन गया, दूसरा कॉर्ड यहां बन गया, तो ये जो चाप अपने साथ लेकर घूमते हैं, ये जो इसकी चाप हो गई और ये जो इसकी चाप हो गई, यदि ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो इनके द्वारा बनाया गया जो चाप होगा वो भी बराबर होगा। तो यही बात, यहाँ पर आर्क ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, पी क्यू के। और आर्क को कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो पी क्यू अगर मानो यहाँ पर लिखा है तो पी क्यू एक लाइन भी हो सकता है और पी क्यू एक आर्क भी हो सकता है। तो जब लाइन होता है तो उसको कुछ नहीं लिखते, लेकिन जब हमें सिर्फ पी क्यू आर्क के बारे में बात करनी है तो ऐसे टेढ़ा छतरी डाल देते हैं, उल्टा कटोरा बना देते हैं। समझ में आ गया। नहीं तो अगर हम पी क्यू लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता कि हम पी क्यू लाइन के बारे में बात कर रहे हैं कि आर्क के बारे में। तो जब आर्क के बारे में बात करते हैं तो ऐसा एकदम कटोरा वाला लाइन बना देते हैं, और जब लाइन के बारे में बात करते हैं तो सीधा करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपने ये बात जाना है कि यदि दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो उनके जो चाप होंगे, जो आर्क होंगे, वो क्या होंगे, हम बराबर हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इसमें दूसरा वाला पॉइंट अगर आप पढ़ें तो यदि अगर ये दोनों आर्क बराबर हैं तो ये कॉर्ड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। कॉर्ड बराबर है तो आर्क बराबर होगा, या फिर इसका उल्टा आप कह सकते हो कि यदि इनका आर्क बराबर है तो इनका कॉर्ड भी बराबर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ तीसरा पॉइंट देखो। यहाँ पे जैसा कि हमने पढ़ा, तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जैसे कि मैंने बताया एक सर्कल है और इस सर्कल का एक कॉर्ड यहाँ है और दूसरा कॉर्ड यहाँ है। ये दोनों के दोनों कॉर्ड दोस्त क्या हैं, बराबर हैं। तो जब सेंटर से इनको हम मिलाएंगे ना, जब सेंटर से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, जब सेंटर से इसके ऊपर एक 90 डिग्री वाली रेखा डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इसका वैल्यू अगर x है ना तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, x होगा। यानी दो कॉर्ड हो गए, दो जीवाएं हो गए, ये दो कॉर्ड हो गए, दो जीवाएं हो गए। अगर ये दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो ये सेंटर से समान दूरी पर होंगे, ये सेंटर से समान दूरी पर होंगे। यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, बड़े ही बेहतर तरीके से समझिएगा कि ये वाला ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी जो होगा ना हमारा, अगर हमारा ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है तो हमारा ओ एम हमारे ओ एल के बराबर होगा। ठीक, तो क्या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि हमारे दोनों परपेंडिकुलर बराबर हैं तो हमारे कॉर्ड भी बराबर होंगे? तो बोलोगे हाँ सर। जैसे कॉर्ड बराबर हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है। अगले वाले में सेम इसका उल्टा कहा गया है कि यदि आपके ये दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हैं, जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल का एक कॉर्ड ऐसे बना दिया, दूसरा ऐसे बना दिया, सेंटर से ये भी 2 सेंटीमीटर पे है, सेंटर से ये भी 2 सेंटीमीटर पे है, तो अगर सेंटर से दूरी इनकी समान है तो ये कॉर्ड की भी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई क्या होगी, नीचे वाले की भी होगी। ठीक है,
चलो आ जाओ। तीसरा नंबर पॉइंट इसमें देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या कहा गया है। तीसरा नंबर पॉइंट ये कहा गया कि इक्वल कॉर्ड ऑफ टू इक्वल सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर। अब एक सर्कल के बारे में बात नहीं कही गई है, अब दो अलग अलग सर्कल के बारे में। और दो अलग अलग सर्कल, मानो एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है। कहा गया है इक्वल कॉर्ड, यानी इन दोनों के जो कॉर्ड होंगे वो क्या होंगे, बराबर अगर हैं, और दोनों सर्कल भी बराबर है। मतलब ये जो सर्कल है, अगर इसका सेंटीमीटर 50 है, सरकमफेरेंस 50 है, तो इसका भी 50 होना चाहिए। तो अगर इसका कॉर्ड इसके कॉर्ड के बराबर है, तो यहां से सेंटर की दूरी इसकी और यहां से इसकी सेंटर की दूरी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये दो अलग अलग सर्कल में भी लागू होता है कि अगर दोनों जुड़वा सर्कल हैं, इसका जो कॉर्ड है अगर इसके कॉर्ड के बराबर है, तो यहाँ पर इसका जो सेंटर के साथ डिस्टेंस होगा वो अगले वाले के सेंटर के साथ डिस्टेंस के बराबर होगा। और अगला वाला जस्ट उसका उल्टा कहा गया है कि यदि सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा तो वो कॉर्ड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, फिर आ जाओ पॉइंट नंबर 5 में। कहा गया द लॉन्गर कॉर्ड विल बी क्लोजर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कंस्ट्रक्शन में बड़ा मदद करता है। जैसे एक सर्कल में क्या होता है, आप सर्कल में बहुत सारे कॉर्ड बना सकते हो। एक कॉर्ड यहां बनाओगे, दूसरा यहां बनाओगे, मानो तीसरा यहां बनाओगे, और ये रहा सर्कल का सेंटर, ये रहा हमारे सर्कल का सेंटर। तो हमसे ये कहा जाएगा कि अगर आप बात करोगे ना, तो सर्कल के सेंटर से सबसे नजदीक कौन है। यहां पर बेशक एक ए बी हमारा कॉर्ड हो गया, दूसरा कॉर्ड हमारा सी हो गया, त्रिज्या जीवा हो गई, तीसरी जीवा हमारी ईएफ हो गई। एक जीवा, दूसरी जीवा, तीसरी जीवा, 3 हमारे कॉर्ड हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें सबसे नजदीक कौन होगा सर्कल के सेंटर के, तो जो सबसे बड़ा है, आपको दिख रहा है सर्कल के नजदीक वही है, उसके बाद वाला जो है सर्कल से थोड़ा सा और दूर है, उसके बाद वाला और दूर है, इसके बाद एक और बनाएंगे वो और दूर आएगा। यानी जो जितना बड़ा होगा वो सर्कल के उतना नजदीक होगा। यही बात कहा गया है, द लॉन्गर कॉर्ड विल बी क्लोजर टू द सेंटर। ठीक है, जो बड़ी वाली कॉर्ड है, जैसे मानो यहां पर दो कॉर्ड हमने बनाया है, एक ए बी नाम का और एक पी क्यू नाम का। ठीक है, और हमने यदि कहा है कि हमारा मान लो कि ए बी जो है वो पी क्यू से बड़ा है, ए बी वाली कॉर्ड पी क्यू से बड़ा है। ठीक है, तो हमारा ए बी वाला और नजदीक होगा, नजदीक होगा तो सेंटर से इसकी दूरी कम होगी और इसकी दूरी ज्यादा होगी। जैसे आप यहीं पर देखो कि एक कॉर्ड आपका ए बी है और दूसरा कॉर्ड आपका ये है। अगर ये कॉर्ड लंबा है तो सेंटर से इसकी दूरी कम है, और ये कॉर्ड छोटा है तो सेंटर से इसकी दूरी ज्यादा है। यानी जो कॉर्ड लंबा होता है सेंटर से उसकी दूरी कम होती है, जो कॉर्ड छोटा होता है उसकी सेंटर से दूरी ज्यादा होती है। तो यानी यदि हमारा ए बी जो है वो पी क्यू से बड़ा है, तो इसकी सेंटर की जो दूरी होगी ओ एल, वो हमारे ओ एम से क्या होगी, छोटी होगी। समझ में आया बात यहां पे? पॉइंट नंबर 5 क्लियर हुआ? ठीक है, पॉइंट नंबर 5 क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से। बताओ, एक बार कमेंट करके बताओ, सभी प्रॉपर्टी क्लियर हुए? कितनी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कवर अप कर लिया? 3 प्रॉपर्टी को कवर अप कर लिया है। समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 में बढ़िया सवाल हैं। प्रॉपर्टी 4 और 5 के सभी सवालों को लगाएंगे अभी तुरंत। चलो आ जाओ। तो प्रॉपर्टी क्लियर हुआ ना? जैसे कि हमने देखा, क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर होती है तो दोनों आर्क बराबर होते हैं। अगर हमारे दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर होती है, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। अगर हमारे दोनों कॉर्ड की लंबाई बराबर होती है तो बराबर का कोण बनाते हैं। यानी एक बार अगर हम रिवाइज करने के लिए बात कहें यहाँ पे, तो हमने ये पढ़ा है कि ये हमारा एक सर्कल है। ठीक, और इस सर्कल के कुल मिलाकर 2 कॉर्ड हो गए। ठीक है, मानो यहाँ पर 2 कॉर्ड हम बनाते हैं, एक कॉर्ड हमारा ये हो गया और दूसरा कॉर्ड हमारा ये हो गया। इन दोनों को क्या करते हैं, सेंटर से हम मिलाते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो समझना, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। क्लियर हुआ? बहुत शानदार। अब देखते चलो, जैसे यहां पर अगर हम बात करें, मैंने कहा कि यदि हम इसको पॉइंट को कहते हैं ए बी और इस पॉइंट को हम कहते हैं सी डी, तो जो फाइनल हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि यदि हमारा ये जो ए बी है ये बराबर हो जाता है हमारे सी डी के, यदि हमारा ये ए बी है बराबर हो जाता है सी डी के, तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा वो ये पढ़ा कि आपका ये जो दोनों का थीटा है वो क्या हो जाएगा, बराबर। पहला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 1, थीटा 1 बराबर थीटा 2 आप कह सकते हो। ठीक है,
θ1 और θ2 क्या हो जाएंगे, बराबर। ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि सर्कल से यहां तक की जो डिस्टेंस है, अगर ये x है और सर्कल से यहां तक की जो डिस्टेंस है y है, तो पॉइंट नंबर 2 की इनके आपस की दूरी जो होगी वो क्या होगी, बराबर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा ये जो AB आर्क है ये हमारे CD आर्क के क्या होगा, बराबर। ये हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 3 कि हमारा AB का जो चाप है वो बराबर होगा CD के चाप के। तो इस तरीके से आपने 3 बातें पढ़ी कि यदि कॉर्ड बराबर हो जाता है तो कोण भी बराबर होंगे, सेंटर से दूरी भी बराबर होगा, हमारा चाप भी बराबर होगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सर, नाइस कंसेप्ट, क्या बात है, जबरदस्त, शानदार, जिंदाबाद है। आ जाओ, चलो शैलेश जी देखो, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ कि प्रॉपर्टी नंबर 4 हमारा क्या कहता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 जरा पढ़ लो। कहा गया है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर, नोट्स सीडीएस के लिए सफिशिएंट है, बहुत सफिशिएंट है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सफिशिएंट है, चिंता मत करो। ठीक है, अब जैसे मानो क्या हुआ कि आपने यहाँ पर एक सर्कल बनाया और इस सर्कल का हमारा ये कॉर्ड है, ये क्या है, कॉर्ड है, जीवा है, ये भी हमारा कॉर्ड है। तो क्या होता है अगर हम इसको सेंटर से मिलाएं, अगर मानो सेंटर से यहाँ पर एक लाइन डालें तो क्या होगा, लाइन तो बहुत सारे डल सकते हैं। जैसे मानो ओ से आप ए को भी मिला सकते हो, ओ से इसको भी मिला सकते हो, इसको भी बहुत सारे लाइनों को आप मिला सकते हो। लेकिन उन बहुत सारी लाइनों में एक लाइन ऐसी होगी जो बड़ा कमाल का काम कर जाएगी। वो लाइन कौन सी होगी और वो क्या कमाल का काम करेगी वो देखो। ठीक है, जैसे आपसे दोस्ती तो बहुत करने आते हैं लेकिन कुछ ही दोस्त आपके खास बन पाते हैं जो जीवन में लास्ट तक आपके साथ रहते हैं। तो उसी तरीके से सेंटर है, इस सेंटर से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं लेकिन यहां से एक ही ऐसा लाइन होगा जो 90 पड़ जाएगा। और जब वो 90 पड़ जाएगा ना तो वो क्या करेगा, आएगा और इन दोनों को क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा, बराबर भागों में बांट देगा। इस बात को क्लियर है आपको। ठीक है, वो लाइन जो सेंटर से इस पर डलेगा, जो 90 का कोण बनाएगा, वो इसको बाइसेक्ट कर देगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम कहें यहाँ पर तो सेंटर से अगर ये 90 का बना रहा है तो AL बराबर क्या हो जाएगा, LB। अब परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। मनोज कहते हैं सर ऑल क्लियर फ्रॉम ओडिशा। क्या बात है भाई, चलो आ जाओ अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट कहा गया है द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड इज परपेंडिकुलर। जैसे यहां पर इसके ऊपर इंजाम ये लगा कि मेरे जीवन में बहुत लोग आए। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर A और B 2 भाई थे। ठीक है, A और B 2 भाई थे, A के जीवन में बहुत सारी महिला मित्र आई और गई, B के जीवन में बहुत सारी महिला मित्र आई और गई, लेकिन एक ऐसी महिला मित्र थी O जो इसके जीवन में आई और दोनों भाइयों का क्या करवा दिया, बंटवारा करवा दिया। दोनों भाइयों को क्या करवा दिया, बंटवारा करवा दिया। समझ में आ गया बात। और बाद में वो X बन के चली गई वापस। तो अब उल्टा भी कहा जा सकता है, और उल्टा ये दोनों भाई अब इस तरीके से ब्लेम करते हैं कि यदि अब हमारा बंटवारा किया जाए तो वो बंटवारा पक्का बीच से होकर गुजरेगा, एकदम बीच से लाइन खींचना और वो सेंटर के सर्कल के सेंटर के बीच से जाएगा। यानी पॉइंट नंबर यहाँ पर अगला ये कहा गया है आपको कि यदि ये AB नाम की रेखा है और इसको बीच से काटते हो, इनका बंटवारा करते हो, तो ये सर्कल के सेंटर से होकर जाएगा। जैसे मैंने एक बॉलीवुड की मूवी देखी थी कि बंटवारा करते हैं तो सभी चीजों को आधा आधा बांट देते हैं, यहाँ तक कि घर को एकदम बीच बीच में इसे लाइन खींच देंगे। तो उसी तरीके से सपोज करो ये क्रिकेट का प्लेग्राउंड है और ये 2 भाइयों का प्लेग्राउंड है, इन लोगों ने आपस में लफड़ा कर लिया। तो भाई साहब इनका मिड पॉइंट ये है, इसने कहा तेरा उधर का पार्ट है, मेरा इधर का पार्ट है, यहां से बीच से लाइन खींचेगा। जब बीच से लाइन खींचेगा तो ये एकदम बीच से जाएगा और हमेशा कितने का कोण बना के, 90 का कोण बना के। ध्यान रखो। तो यदि रेखाएं परपेंडिकुलर हैं तो बराबर भागों में बांटेंगी, और यदि बराबर भागों में बट रही हैं तो वो सर्कल से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 देख लो। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है कि जैसे मानो यहां पर यदि आपका ये OL जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, AL जो होगा आपका, ठीक है, AL जो होगा वो हमारे LB के बराबर, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद हमसे कहा गया यहाँ पर कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे। जैसे मानो क्या हुआ यहाँ पर कि एक सर्कल ऐसा था, इस सर्कल के अंदर कहानी कुछ ऐसी हुई कि हमने एक कॉर्ड को बनाया, इस कॉर्ड को नाम दिया हमने AB। सर्कल का सेंटर यहाँ O था। जब हमने इसके सेंटर से यहाँ 90 पे डाला तो यहीं पर, ठीक है, यहीं पर जो है,
ठीक है, अनोखा बंधन, बहुत अच्छी बात है। यहीं पर क्या करते हैं कि यहीं पर हम जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे? अगर इस सेंटर को आपने यहां से जोड़ा है, आप इसको जोड़ा यहां से जोड़ो, ठीक है। तो अगर हम मानते हैं यहां पर इसकी लंबाई अगर हम x मान लेते हैं, इसकी लंबाई हम y मान लेते हैं और ये हमारा जो है r हो जाता है, तो पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होगा किसके? हाइपोटेनस के स्क्वायर है। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे सवाल के डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसके होगा? रेडियस के स्क्वायर के। जैसे कुछ एग्जांपल्स आप लोग देखो। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने है, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन में कहा गया है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, कॉर्ड की लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड अ कॉर्ड इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस पूछा है। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखो, कॉर्ड की लंबाई दे सकता है, ठीक है, डिस्टेंस दे सकता है, रेडियस पूछेगा, या रेडियस दे सकता है, कॉर्ड की लंबाई दे सकता है, डिस्टेंस पूछेगा, या डिस्टेंस और रेडियस दे सकता है, कॉर्ड पूछेगा। तीन चीजों में कोई भी दो का मान देके तीसरे का मान पूछा जा सकता है। जैसे इस सवाल में क्या कहा गया है, तो इस सवाल में कहा गया कि आपके पास एक सर्कल है, तो हमने कहा जी सर बिल्कुल हम एक वृत्त बना लिए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, वृत्त बना लिए तो एक कॉर्ड भी बना दो, जीवा भी बना दो, तो आपने कहा एक जीवा भी हम बना देते हैं, ए बी नाम का। इसका एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो भी बना दोगे। कहा गया द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इस कॉर्ड की लंबाई कितनी है? तो कॉर्ड की लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर है। सेंटर से इस कॉर्ड तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत सारे होंगे लेकिन जो परपेंडिकुलर है हमें वो लेना है। उसकी लंबाई कितनी है? तो बोलोगे सर उसकी जो परपेंडिकुलर की लंबाई है वो हमारी 3 है। तो आप बताओ रेडियस कितना होगा? ये जो r है ना, ये जो r है, यहाँ पर r का मान कितना होगा? तो सबसे पहला मुझे बात बताओ दोस्त यहाँ पे कि जो ये कॉर्ड होता है ये कितने पार्टों में बढ़ता है? तो 2 बराबर भागों में बढ़ता है। अगर ये पूरे का मान 8 है, अगर ये पूरे का मान 8 है, तो आप मुझे बताओ ये 8 जो है ये 4 और 4 में बटेगा कि नहीं? तो बोलोगे सर ये भी 4 है, ये भी 4 है। अब जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करो, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो बोलोगे इन ट्रायंगल ओ, ठीक है, ओ एक्स बी मानो यहाँ पर, ट्रायंगल ओ एक्स बी में हमारा क्या हो गया? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब ये 3 है, ये 4 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? पाइथागोरस ट्रिपलेट से 5 हो जाएगा। तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, पूरे कॉर्ड की लंबाई 8 थी, तो ये 4 और 4, 3 4 5 का क्या बनता है? ट्रिपलेट बनता है। ये 3 है, ये 4 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, रेडियस का स्क्वायर 25, तो रेडियस कितना होगा? 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट बता रखा है तो अब आसानी से समझ पा रहे होगे। आ जाओ अगले वाले सवाल पे। अगला सवाल कहा गया है दिए गए सर्कल में, दिए गए चलचित्र में, फोटो में जो PQ जो कॉर्ड है ना, ये जो PQ कॉर्ड है, कहा गया कि PQ की जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है। AB जो है यहाँ पर, ठीक है, AB नाम का एक लाइन है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का कोण बनाए हुए है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आप उसको कह सकते हो, या परपेंडिकुलर भी। MB का मान हमें दिया गया है, MB का जो मान है गौर से करेंगे, ये MB का मान दिया गया है। इसके अलावा हमसे कहा गया है AB का मान कितना होगा। ठीक, अब यहां पर गौर से देखो, ये वाली वैल्यू कितनी की हो गई? 9। अगर ये पूरा का पूरा 18 है तो यहाँ पर P से लेकर M तक हमारा 9 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी है? 3 है। और हमसे क्या पूछा गया है सवाल में? हमसे जो है सवाल में AB का मान पूछा गया है। ये पूरा का पूरा AB का मान कितना होगा? AB का मतलब क्या होगा दोस्त? AB का मतलब डायमीटर, AB का मतलब हो जाएगा त्रिज्या। बड़ा बेहतरीन सवाल है, देखो गौर से फोकस करो, छोटा सा सवाल हो गया। ठीक है, आपको सेंटर, ये कॉर्ड की लंबाई हमें 18 दे दी है और ये MB का मान 3 दे दिया है। हमसे AB का मान पूछा है। AB जो है वो सेंटर से आ रहा है और सेंटर से जो रेखा आती है, ठीक है, और अंत तक जाती है, उसको हम डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। कैसे निकालेंगे? आप मुझे एक बात बताओ, यदि यहाँ पर O से लेकर P तक को हम कहते हैं कि ये हमारा R सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये हमारा R है, तो हमारा O से लेकर B तक भी तो हमारा R होगा। तो बोलोगे हाँ सर, ये भी हमारा R होगा, ये भी हमारा R होगा, ये भी हमारा R होगा, सभी के सभी तो रेडियस ही हैं, सभी के सभी रेडियस हैं, तो R R R होंगे, बात खत्म। अब इसमें अगर मानो ये रेडियस R है और ये भी R है, और इस R में मैंने कहा कि यहां से लेकर यहां तक 3 है, तो O से लेकर M तक कितना आ जाएगा बताओ? O से लेकर M तक कितना आ जाएगा? तो ये जो OM होगा वो हो जाएगा R माइनस 3। यहां से लेकर यहां मानो 10 सेंटीमीटर, ये है 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब ट्रायंगल OPM में देखो, ट्रायंगल OPM
फॉर्म में। तो क्या बोलोगे कि सर ओपी का जो स्क्वायर है, ओपी का जो स्क्वायर है बराबर होगा किसके, यहाँ पर ऊपर लिखता हूं मैं कि जो आपका ओपी का स्क्वायर है बराबर होगा हमारे ओएम के स्क्वायर और जमा किसके स्क्वायर के, तो जमा पीएम के स्क्वायर के। होगा मेरी बात भाई, बताओ इतना तो होगा ना। ठीक है, तो बहुत अच्छे, आपने कहा जी सर बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर ओपी का मान हमने क्या माना था, तो रेडियस का स्क्वायर बराबर ओएम का कितना हो जाएगा, तो r माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हमारा पीएम का मान कितना है, तो 9 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो यहाँ पर, तो r का स्क्वायर बराबर यहाँ पर करोगे तो r स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r प्लस 81। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये 6r को जब हम उधर भेजेंगे तो 6r बराबर 81 जमा 9 हो 90 हो जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काटोगे 15 बार में, तो बोलोगे सर r का मान हमारा 15 आ गया है। r का मान कितना आ गया है, 15 आ गया है। अब अगर r का मान 15 आ गया है तो ये पूरा AB जो है ये डायमीटर है, तो AB जो होगा वो हमारा क्या होगा, r का दोगुना, यानी 15 का दोगुना कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, क्लियर हो गया। बेसिक से धीरे धीरे आप लोगों को उठा रहे हैं, धीरे धीरे आप लोगों को बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलेंगे ताकि आप सभी एग्जांपल्स को समझ पाए, सभी कंसेप्ट को आप समझ पाए। ठीक, चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है किसी वृत्त में a मीटर तथा b मीटर लंबाई की दो जीवाएं केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, वो कोण अलग अलग बना रहे हैं तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा। तो उसके लिए अभी हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझना, हमारे पास यहाँ दो सर्कल है, एक बड़ा सर्कल होगा और एक छोटा सर्कल होगा। ठीक, और सर्कल सेम भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि बड़ा छोटा का होना जरूरी है। जैसे मानो यहाँ पर ये दो सर्कल हो गए, एक कॉर्ड यहाँ पर ये ए बी हो गया, दो सर्कल को लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही सर्कल को लो। दो सर्कल को लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही सर्कल को लो। एक ही में एग्जांपल समझा देते हैं। तो जैसे मानो एक हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ए बी नाम का हमारा कोड हो गया, और दूसरा कोड आप ऐसे समझ लो, दूसरा कोड जो है आप ऐसे समझ लो कि आपका ये सी डी नाम का दूसरा कोड हो गया। सेंटर है हमारा ये, सेंटर से जब हम दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो 90 का बनता है मानो, और इसको जब हम मिलाते हैं तो ये कोण बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है, अलग अलग कोण बना रहे हैं, इसका कोण अलग है, इसका कोण अलग है। ठीक है, तो उस केस में हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो AB है और हमारा जो CD है उसका जो रेशियो है वो कितना होगा, उसका जो रेशियो है वो कितना होगा, इन दोनों कॉर्डों की जो लंबाई है वो किस अनुपात में होगी। अब ये बात हमें समझना है कि यदि एंगल का मान दिया जाएगा, ठीक है, यदि एंगल का मान दिया जाएगा तो हम कॉर्ड की लंबाई को कैसे बता सकते हैं। ठीक है, कॉर्ड की लंबाई को कैसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये भी आपका क्या है, तो ये भी आपका रेडियस है और ये भी आपका क्या है, रेडियस है। उसी तरीके से आप बोलोगे तो सर ये जो हो गया ये हमारा रेडियस हो गया। तो बहुत आसान है, आप मुझे बताओ अगर ये आपका r है और ये r है तो r और r कितना बना देता है, √2r बना देता है कि नहीं बना देता है, बोलो। ठीक है, हाइपोटेनस कितना निकल जाता है, तो √2r निकल जाता है। उसी तरीके से हमारा ये अगर r है और ये कोण भाई साहब 60 है, बोलोगे सर ये r 45 आपने कैसे लिख दिया। मैंने कहा देखो ये रेडियस होगा, ये बात आप जानते हो, तो बोलोगे हाँ। ये रेडियस होगा, ये बात आप जानते हो, हाँ। अगर ये कोण 90 है तो ये कितना आ जाएगा, 45, और ये कितना आ जाएगा 45, यानी यहाँ पर ऑटोमेटिक बराबर है, तो r तो ये कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये कोण 60 है तो बाकी दोनों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 120। ठीक है, और ये भी बराबर होंगे चूंकि ये रेडियस होते हैं, तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यहाँ पे कोई समस्या की बात यहाँ पे तो नहीं। इसके 90 के सामने √2r है, इसके 90 के सामने कितना है, r है। अगर हमें मानो यहाँ पर सवाल में पीछे में पूछा गया था, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें AB और CD का जो है वो रेशियो चाहिए, तो AB की वैल्यू r है और CD की वैल्यू √2r है। r से r को काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2, 1/√2 आ जाएगी। क्लियर है, बताओ, 1/√2 आ जाएगा।
ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री था, 60 डिग्री था तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो आर 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 हो गया। 90 था तो 45 45 आर आर √2r हो गया। तो इनका रेशियो निकाला तो कैसे निकला, 1/√2 का निकला। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया 2 कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, तो मैंने मानो यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, ठीक, एक सर्कल ऐसे मैंने बना दिया, और सर्कल में क्या कहा गया है, 2 कॉर्ड हैं जिसकी लंबाई a मीटर है और b मीटर है। मानो ये कॉर्ड है, इसकी लंबाई a मीटर है, दूसरा वाला कॉर्ड है उसकी लंबाई b मीटर है। ये दोनों के दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर पर कोण बना रहे हैं, सर्कल के सेंटर पर कोण बना रहे हैं। ये 90 का बना रहा है और ये 60 का बना रहा है, ठीक है, ध्यान रखो। a मीटर एंड b मीटर 60 और 90 का बना रहे हैं, उल्टा बना रहे हैं, 60 और 90 का। जो a वाला है, जो a वाला है वो 60 का बना रहा है, जो b वाला है वो 90 का बना रहा है सेंटर पे। तो कौन सा रिलेशन सही होगा? सेम तरीके से आप मुझे बताओ, अगर ये आपका जो है 60 बना रहा है तो ये भी कौन 60 होगा, ये भी कौन 60। यदि ये a है, ठीक है, यदि ये a हो गया, उसी तरीके से आप मुझे बताओ, यदि ये a हो गया तो ये भी आपका a हो जाएगा और ये भी आपका a हो जाएगा। उसी तरीके से ये रेडियस हो जाएगा तो ये भी हमारा a हो जाएगा, ये भी हमारा a हो जाएगा, और 90 के अनुसार ये वाली वैल्यू जो आएगी ये √2a आएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू आएगी वो √2a के बराबर होगी। तो हमें सवाल में कहा गया कौन सा रिलेशन सही है, तो b बराबर √2a जो होगा वो ऑप्शन नंबर a जो होगा वो सही है। दोबारा से देखो, यदि आपका ये a है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये a तो ये भी a तो ये भी है, यानी रेडियस a आ गया। अगर रेडियस a है और रेडियस a है तो हाइपोटेनस √2a हो जाएगा, यानी b बराबर √2a जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर a। ठीक है, आ जाओ, चलो एग्जाम्पल नंबर 4 को देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 को बनाओ। सर्कल के प्रॉपर्टी ध्यान रहेंगे ना दोस्तों, सभी एग्जाम्पल सभी क्वेश्चंस को बना लोगे। प्रॉपर्टी में अगर मानो कुछ मिसमैचिंग होती है, अभी तो मैं आपको बेसिक लेवल के प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ, हाई लेवल के क्वेश्चंस तो अभी बाकी हैं। प्रॉपर्टी जिसका जितना क्लियर होगा उसको उतना मजा आएगा सवालों को बनाने में। आ जाओ, कहा गया द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का रेडियस है 17 और 10। एक स्ट्रेट लाइन ABCD जो है बड़े वाले सर्कल को पॉइंट A पर और D पर काटती है और छोटे वाले को B और C पर काटती है। यदि BC का मान 12 है तो AD का मान कितना होगा? यदि BC का मान 12 है तो AD का मान कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, तो किस पॉइंट पर काटते हैं? 2 पॉइंट पर। तो हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं, तो बोलते हैं सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल ये है और छोटा वाला सर्कल ये है। ठीक है, ये हमारे 2 सर्कल हैं जिनके जो सेंटर हैं वो क्या है, समान है, यही पॉइंट पर सेंटर है। उसके बाद कहा गया है कि इसको एक रेखा जो है वो यहां से टच करके निकल जाती है। द रेडियस ऑफ ए 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखा है। एक स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट लार्जर एट पॉइंट A एंड D और छोटे वाले को काटती है B पे और C पे। बड़ी एक लाइन आई है और ये बड़ी लाइन जो है वो क्या की है, दोनों को काट के चली गई है। देखो, एक ऐसी रेखा आई, ठीक, जिसने बड़े वाले को भी काट दिया, छोटे वाले को भी काट दिया। अब सवाल में हमसे कहा गया है, यहाँ पर कि बड़े वाले की रेडियस 17 है और छोटे वाले की, जैसे मानो ये सेंटर हो गया, सेंटर से आपने क्या किया, सेंटर से आपने इसको मिलाया। छोटे वाले की रेडियस कितनी है, तो छोटे वाले की रेडियस दोस्त 10 है और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, यहाँ पर देखो, ठीक है, 10 है, यहाँ अंदर लिख देता हूं। और बड़े वाले की रेडियस कितनी है, तो बड़े वाले की रेडियस आपसे सवाल में कहा गया है 17 है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट A B C यहाँ है और ये D हो गया। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया यदि BC का मान, ये पूरा का पूरा जो BC है इसका मान हमें दे रखा है 12, तो हमसे किसका मान पूछा है, हमसे यहाँ पर A से लेकर D तक का मान पूछा है। A से लेकर D तक का जो मान है वो बताइए कितना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिख रहा है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, बड़े वाले का रेडियस 17 है, त्रिज्या 17 है, छोटे वाले की त्रिज्या 10 है। B से लेकर C तक की लंबाई 12 दे दी गई है यहाँ पे कि भैया इनकी जो लंबाई है वो आपकी 12 है। हमसे कहा गया है A से लेकर D तक की दूरी बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान काम है। तो हम बोलेंगे सर देखो कितना आसान काम है, कोई है ही नहीं प्रॉब्लम इसमें, इसको बनाने में क्या प्रॉब्लम। आप मुझे खुद बताओ ये जो हाइपोटेनस है ये कितना है, तो बोलोगे सर इस वाले ट्रायंगल में फोकस करिए फिलहाल के लिए। तो हमने कहा बहुत अच्छे, ये B से लेकर C तक की दूरी 12 है, मतलब ये 6 होगा और ये भी हमारा 6 होगा। अब इस ट्रायंगल पे जरा आ जाओ, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस 10 है, बेस आपका जो है मानो x है, तो बेस आपका 6 हो गया, तो आपका सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 8 6 10 का
ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है, तो बोलोगे हाँ सर, यानी OX वाला 8 आ गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं बड़े वाले सर्कल के लिए, और ये पूरा का पूरा कितना हो गया हमारा 17। अब हमारा OAX में देखो, तो OAX में देखोगे तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर बात ऐसी है कि अब आपको इस ट्रायंगल में देखना चाहिए। इसमें देखो हाइपोटेनस 17 है, परपेंडिकुलर 8 है, तो बेस जो होगा वो कितना होगा, 15 होगा कि नहीं होगा। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं बनता है, तो बोलोगे हाँ सर। तो A से लेकर X तक की दूरी 15 है, हमसे A से लेकर D तक पूछा है। सर्कल के सेंटर से जो लाइन 90 का डलता है वो मिड पॉइंट होता है, यानी X मिड पॉइंट है। तो AX का मान अगर 15 है तो पूरा AD का जो मान आएगा, AD का जो मान आएगा दोस्त वो कितना आएगा, तो AD का मान हमारा 30 आ जाएगा। AD का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। समझ में आ गए। 10 था, 6 था तो 8 निकाल दिया, 8 है, 17 है तो 15 निकाल दिया। AX का मान अगर 15 है तो यहाँ AD का मान 15 का दोगुना यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। अगला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5। बड़ा प्यारा प्रॉपर्टी है, कुछ खास है नहीं इसमें, और इसके ऊपर जो है कुल मिलाकर कितने सवाल हैं, तो इसके ऊपर कुल मिलाकर 9 एग्जाम्पल्स हैं। यहां से मुझे लगता है कि कल शुरू करना बेहतर होगा, आज की क्लास में इतनी काफी है। ठीक है, अब देखेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत आसान प्रॉपर्टी है, टुच्चा प्रॉपर्टी है। इसमें जो है कुछ ज्यादा दम है नहीं, लेकिन हाँ इसके इस्तेमाल से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, जिससे मजा आएगा सवालों को सॉल्व करने में। तो अलग अलग एग्जांपल्स इस प्रॉपर्टी के ऊपर दिए गए हैं, इसको खत्म करेंगे। प्रॉपर्टी 6 है, उसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आराम से सर्कल जो है आपका 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करो। 5 क्लासेस के अंदर थ्योरी और प्लस एक्सरसाइज हम दोनों को कंप्लीट कर पाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे, अच्छे से समझ के एक एक बातों को। तो आज के लिए पहली क्लास थी, तो इतना मुझे लगता है काफ़ी है। अच्छे तरीके से पढ़ कर आना है आपको, एक एक क्वेश्चन आपको लगाने हैं। जो हमने आपको शीट दी है आज तुरंत जाएंगे उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, और प्रिंट आउट निकालने के बाद उसकी थ्योरी को पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि आने वाली क्लासेस में आपको फायदा हो सके। अभी सवाल हमने लगाया नहीं है, अभी हम थ्योरी कर रहे थे। थ्योरी से क्या होगा, जितनी अच्छी चीजें हमें समझ में आएंगी उतना बेहतर हमें, ठीक है, कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे। डॉली कहती हैं सर एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में नहीं आया। डॉली इस एग्जाम्पल में कुछ भी नहीं है, आप जो है ऐसे समझो, आप ऐसे समझो डॉली, आप जो है ज्यादा लोड ले लिया इस एग्जाम्पल में, आपको ज्यादा लोड ही नहीं लेना था। देखो आपको सवाल में कहा गया था 2 कॉर्ड ऑफ ए सेंटर। देखो सवाल में आपको कहा गया था कि एक कॉर्ड ये रही जिसकी लंबाई a है, दूसरी कॉर्ड यहां पर रही जिसकी लंबाई b है। सवाल में कहा गया था कि एक कॉर्ड सेंटर से 60 का कोण बनाता है, यानी ये जो कोण बनाएगा 60 का बनाएगा, और दूसरा वाला कॉर्ड सेंटर से 90 का कोण बनाता है, ये कोण हमारा 90 का बनाता है। ठीक है डॉली जी, ये बात क्लियर है आपको कि एक 60 का बनाता है, दूसरा 90 का बनाता है, तो इनमें रिलेशन कौन सा सही है। हमने कहा देखो डॉली बात ऐसी है कि सेंटर से लेकर यहां तक ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये कोण हमारा 60 है और ये दोनों जो हैं साइडें बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी हमारा 60 हो जाएगा और ये भी हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये तीनों एंगल 60 60 60 हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, यानी ये साइड अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। सर्कल के सेंटर से मानो यहाँ पे सर्कल के सेंटर से अगर हम बात करें तो सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, ये क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है, ए हो जाता है। अब यहाँ पर मानो सेम तरीके से हमारा रेडियस का वैल्यू कितना है, ए है। तो अब हम आ जाते हैं रेड वाले में। अब हम जब रेड वाले में आएंगे तो रेड वाले में हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये हमारा 90 है और ये दोनों के दोनों रेडियस होते हैं बराबर, यानी ये हमारा 45 हो जाएगा और ये हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताइए ये क्या है, रेडियस है। सर्कल का रेडियस आपने कितना निकाला है, ए, यानी ये अगर आपका ये ए है और ये भी आपका ए है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो ए का स्क्वायर, तो आपको सी डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, √2a मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताओ। लेकिन यहाँ पर तो सवाल में दिया गया है b, यानी ये जो b है ये किसके बराबर है, तो ये जो b है ये √2a के बराबर है। अब क्लियर हुआ डॉली जी, आपको बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। आप पढ़ाई करो, कोई भी डाउट होता है मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, लेकिन आप पढ़ो तो सही। आपके लिए मैं खड़ा हूं बड़े भाई की तरह, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूं समझ लो दूसरे जीतू भैया आपके हम ही हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होता है आप बेशक पूछा करो, ठीक, लेकिन बस पढ़ाई किया करो मन लगा के।
ठीक है, डाउट होता है पूछो, 1000 बार पूछो, मैं 1000 बार बताऊंगा। ठीक है, अब पढ़ाई करो। अहमद कहते हैं 10 अगस्त के बैच में और वीडियो सेंड कीजिए। चलो आज वीडियो डल जाएगी भाई, और बाकी वीडियोस भी डल जाएंगे। आज एक चीज पता चला है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कंसेप्ट से होता है, नथिंग रेस्ट। सर मेरा इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, पेन फ्री करता हूँ, बहुत अच्छी बात है यार। टफ क्वेश्चन लगाने से है ना, देखो टफ क्वेश्चन लगाने से आप धुरंधर नहीं बनते हो। धुरंधर तब बनते हो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो, फिर चाहे वो क्वेश्चन आसान है या वो टफ है, आप उसको उड़ा दोगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कंसेप्ट चीजों को, ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करते रहा करो। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है सुजान घोष? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, कुछ रेखा वेखा के सवाल हैं, चिंता मत करो, वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, बढ़िया तरीके से। चलो भाई, तो आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, मिलेंगे कल। सीजीएल का नोटिफिकेशन, सीजीएल के फॉर्म को भरने का जो है तरीका हमने बता दिया है कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो ज़रूर फॉर्म को भर लेना, कोई गलती मत करना, नहीं तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान रखा करो भाई। लव यू ऑल, टेक केयर दोस्त, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखें।